यार आज सुबह जो है ना डॉक्टर सगीर साहब ने बताया है कि मिड एग्जाम भी नेक्स्ट वीक के अंदर हैं, ठीक है ना। तो ये अभी नहीं पता, ये डॉक्टर सगीर साहब ही बता सकते हैं आपको, तो उनसे पता कर लो आप, इसके बारे में नहीं पता। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना जो है ना लेक्चर, और जो आउटलाइन है लेक्चर की उसके लिए ऑलरेडी हम पहले लेक्चर के जो इस चैप्टर का पहला लेक्चर था उसके अंदर भी हमने डिस्कस की थी, ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस किए थे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ये चैप्टर पढ़ने का, हर टॉपिक का अलग से डिस्कस किया था। तो उस सीरीज़ के अंदर ये आखिरी टॉपिक हमारा चल रहा है, इसका जो हम जो है ना कुछ पोर्शन फ्लो सिस्टम तक का कवर कर लिया था, सिर्फ ये रह गया रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड इक्विलिब्रियम कन्वर्जन, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम, हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उसके हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं कि दस फार इन दिस चैप्टर वी हैव फोकस मोस्टली ऑन इरिवर्सिबल रिएक्शंस, यानी ये जो चैप्टर नंबर 4 हमने अभी तक पढ़ा है उसके अंदर हमने रिवर्सिबल रिएक्शन कोई नहीं पढ़ा, सारे के सारे अभी तक इरिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़े और उन्हीं की एग्जाम्पल सॉल्व की। उसके बाद द प्रोसीजर वन यूजेस फॉर द आइसोथर्मल रिएक्टर डिजाइन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस इज वर्चुअली द सेम एज दैट फॉर द irreversible reactions with one notable exception. The maximum conversion that can be achieved at the reaction temperature is equilibrium conversion XE. वो ये कहता है कि जो हमारे पास irreversible reactions को जिस तरह हमने सॉल्व किया था ना, रिवर्सिबल को भी उसी तरह ही सॉल्व किया जाता है, कोई फर्क नहीं है। एक जो फर्क है ना वो सिर्फ ये है कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर हम ये कहते हैं कि जी हमें 80% अगर कन्वर्जन चाहिए तो हम क्या करेंगे, 90% कन्वर्जन जो है ना वो किस तरह अचीव की जा सकती है, उसके अंदर परसेंटेज हम डिफाइन कर लेते हैं और उस बेस पे रिएक्टर डिज़ाइन करते हैं। लेकिन जो इक्विलिब्रियम कन्वर्जन है वो मैक्सिमम जो हो सकती है वो कौन सी है, इक्विलिब्रियम कन्वर्जन XE, यानी अगर एक गिवन टेम्परेचर पे अगर कोई मटेरियल 70% जो है ना वो इक्विलिब्रियम कन्वर्जन है उसकी, तो 70 से ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर 70% से ज़्यादा रिएक्शन प्रोसीड होगा ना तो उतना ही बैकवर्ड भी हो जाएगा रिएक्शन, यानी जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा होगा। तो किसी भी एक गिवन टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम कन्वर्जन हम अचीव कर सकते हैं वो क्या होती है, उसकी इक्विलिब्रियम कन्वर्जन। इससे ज़्यादा कन्वर्जन अचीव नहीं की जा सकती रिवर्सिबल के अंदर। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल इट विल बी शोन हाउ आवर एल्गोरिथम फॉर रिएक्टर डिजाइन इज इजीली एक्सटेंडेड टू रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी ये कि नीचे एग्जाम्पल जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हम जो है ना जो एल्गोरिथम है सॉल्व करने का रिएक्टर डिज़ाइन का उसको रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए देखते हैं हम। तो ये हमारी एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर, एग्जांपल 4.5। एग्जांपल ये कहता है रिवर्सिबल गैस फेज डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड N2O4 टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ये उसका केमिकल रिएक्शन है, जो ये स्टेटमेंट दी है कि डिकम्पोज हो रही है किसके अंदर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर। ये है नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड और ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हमारे दो मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं, NO2 और NO2। तो ये देखो 2NO2 हमारे पास बन गए। इस टू बी कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो कन्वर्जन है हमने के कांस्टेंट टेम्परेचर पे करनी है। अभी तक देखो मैंने बताया कि छठे चैप्टर तक जो हमने काम करना है वो है आइसोथर्मल रिएक्टर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन होगा। तो ये जो रिएक्शन है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना है। द फीड कंसिस्ट्स ऑफ प्योर N2O4। ये जो हमारी फीड है ये प्योर N2O4 है, इसके अंदर कोई दूसरी चीज़ नहीं है, कोई इनर्ट मटेरियल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है हमारी। और जो टेम्परेचर है वो कितना है, 340 केल्विन। और जो हमारा प्रेशर है वो कितना है, 202.6 किलो पास्कल, यानी कि 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। द कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एट 340 केल्विन इज 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये जो है हमारे जो ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये हमारा रेट कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी हम आगे देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, पहले हम पढ़ के आ गए हैं, लेकिन एग्जांपल के अंदर एक दफ़ा दोबारा जो है ना इस एग्जांपल के लिए बता दूंगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। एट 340 केल्विन इज 0.1, यानी कि Kc की वैल्यू क्या है 0.1, किस टेम्परेचर पे 340 केल्विन पे, एंड द रेट कांस्टेंट Kn2O4 इज 0.5 पर मिनट, ये हमारा रेट कांस्टेंट है, ये Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और K हमारा रेट कांस्टेंट है। सेट अप द स्टोइकियोमेट्रिक टेबल एंड देन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कन्वर्जन ऑफ N2O4 इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम बैच रिएक्टर। वो क्या कहता है कि स्टोइकियोमेट्रिक टेबल, जो हम ऑलरेडी अभी तक यही काम करते आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, थ्योरी के अंदर भी स्टोइकियोमेट्रिक टेबल बनाया, एग्जांपल्स के अंदर भी बनाया, इस एग्जांपल में भी स्टोइकियोमेट्रिक टेबल बनाना है। और उसके बाद जो इक्विलिब्रियम कन्वर्जन के ऊपर जो कंसंट्रेशंस हैं N2O4, इसको हमने फाइंड करना है, किसके लिए, बैच रिएक्टर के लिए। फिर उसके बाद सेम यही काम दोबारा करना है लेकिन फ्लो रिएक्टर के लिए। तीसरा जो हमने काम करना है, assuming the reaction is elementary, express the rate of reaction solely as a function of conversion for a flow system and for a batch system। कि जो हमारा एक्सप्रेशन है रेट का, यानी माइनस आर ए इज इक्वल टू के सी ए जो है, उसको हमने रिप्रेजेंट करना है माइनस आर ए इज इक्वल टू के एंड एक्स, यानी एज ए फंक्शन ऑफ कन्वर्जन, ये हमने करना है। चौथा पार्ट इसका, डिटरमिन द CSTR वॉल्यूम नेसेसरी टू अचीव 80% ऑफ द इक्विलिब्रियम कन्वर्जन। ये स्टेटमेंट जरा गौर से समझनी है, उसने ये नहीं कहा कि 80% कन्वर्जन, अगर 80% कन्वर्जन की बात करें तो वो हम बात नॉर्मली कर रहे होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, लेकिन वो क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कन्वर्जन का 80% अचीव करना है। अब फर्ज कर लो इक्विलिब्रियम कन्वर्जन जो है वो 70% अचीव की जा सकती है, तो उस 70% का 80%, ये मतलब है यहाँ पे। अब जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि स्टोइकियोमेट्रिक टेबल, ये हमने बनाना है, ठीक है। अब ये देखो कि स्टोइकियोमेट्रिक टेबल बनाना है हमने इस रिएक्शन के लिए। ये टेबल जो है ये हम शुरू से पहले टॉपिक से जो ना हम बार बार करते आ रहे हैं। अब ये देखो कि हमारे पास स्पीशीज जो रिएक्शन के अंदर हैं कौन कौन सी, N2O4 है और NO2 है। ये हमारा जो है N2O4, ये हमारा हम रिप्रेजेंट करेंगे A से, और NO2 को रिप्रेजेंट करेंगे B से। अब इनिशियली जो इसके मोल्स हैं A के, वो क्या हैं Na0, और इनिशियली B कितना होगा 0 होगा, क्यों, ये प्रोडक्ट है। जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा उस वक्त B की क्या कंसंट्रेशन होगी, कितने मोल्स होंगे B के 0, और A के कितने होंगे Na0, यानी कि इनिशियल मोल्स ऑफ A, यानी कि N2O4। अच्छा, चेंज कितना आता है, जो A है हमारा, इसके मोल्स में कितना चेंज आएगा कि कन्वर्जन टाइम्स Na0, इतना ये रिड्यूस हो चुका होगा। आफ्टर टाइम t जो Na0 है ये कितना कंज्यूम हो चुका होगा, माइनस Na0x। माइनस किस चीज को शो करवा रहा है कि हमारी कंजम्पशन हुई है, ये रिड्यूस हुआ है हमारा A। और B, इसके अंदर कितना चेंज आया होगा, जितना ये कंज्यूम हुआ होगा ना उससे डबल ये बना होगा। ये देखो जरा, अगर इसका 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो इसके कितने मोल्स बन रहे हैं, 2। तो ये -1 जब यहाँ से, यानी 1 मोल इसका यहाँ से माइनस होगा, 1 मोल कम होगा, तो यहाँ पे कितने मोल बनेंगे, 2। तो ये देखो कि 1 मोल अगर कंज्यूम हुआ है तो 2 मोल बने हैं B के। तो ये चेंज आया है किसके अंदर, B के अंदर। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या होगी, जो शुरू में थी उसमें से जितनी कंज्यूम हो गई है तो बाकी क्या होगी हमारी रिमेनिंग। और इसी तरह B की किस तरह कैलकुलेट करेंगे, जितना B के अंदर चेंज आया है तो वो 2Na0x है, और इन दोनों को अगर ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, अब ये वाला जो टेबल है ये कहाँ से हमने लिया, कौन से टेबल को देखते बनाया,
ये हमने बनाया था, जो हमारा पहला पहला टेबल हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था, उसको देखते हुए हमने बनाया। वो टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रहा। ये थ्योरी के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ आए थे कि इनिशियल होता है, चेंज होता है, इसमें से इसको ये दोनों ऐड कर दो तो हमारे पास क्या बन जाता है, रिमेनिंग अमाउंट। इसी तरह ये इनिशियल था, ये चेंज था, दोनों को ऐड कर लो तो क्या बन जाएगा, रिमेनिंग। इसी तरह हमने ये वाला टेबल बनाया है एग्जैक्टली। अच्छा, ये लाइट गई है, जरा 1 मिनट, लाइट आती है तो मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, अब ये तो टेबल हो गया हमारा। अब ये बताओ कि ये टेबल समझ आया, पहले ये बताओ। यस सर, आगे समझिए तो किधर रिलेटेड है, हमने बिल्कुल बिल्कुल पहले जो ना ये टेबल कई दफ़ा थ्योरी में भी कराए हैं और एग्जांपल्स में भी बिल्कुल उसी तरह ये है। उसके बाद अब हम आते हैं अपनी के कंसंट्रेशंस किस तरह फाइंड करनी है, नंबर ऑफ मोल्स किस तरह फाइंड करना है, अब हम उस तरफ आ रहे हैं। तो ये देखो कि सबसे पहले हमारा ये N2O4 है, इसका 1 मोल है। NO2 के कितने बन रहे हैं, 2। हम इसको जनरली किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A मोल्स ऑफ A गिव्स B मोल्स ऑफ B। अब इसमें A कितना होगा, 1, ये देखो यहाँ पे 1। B कितना होगा, 2, तो ये देखो B कितना है, 2। इसके अंदर A क्या है, N2O4, तो A हमारा क्या है, N2O4, और B क्या है, NO2। तो ये इन दोनों को यूज करते हुए हमने A B कैपिटल A और कैपिटल B इनको देख लिया कि ये क्या क्या है। उसके बाद ये उसने हमें स्टेटमेंट के अंदर बताया हुआ कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है, 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और जो हमारा रेट कांस्टेंट है KN2O4, और इसको हम KA भी कह सकते हैं, ये कितना 0.5 पर मिनट। ये उसने हमें प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के अंदर बाकायदा बताया हुआ है। ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो, ये KC की वैल्यू गिवन है और ये KA की वैल्यू गिवन है। अब ये जो हमारा KC है, KC ये होता क्या है, ये हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको देखकर बनाया जाता है। किस तरह के जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन और पावर क्या होगी, जो उसका कोएफिशिएंट है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट, CAE रेज़ टू द पावर 1। क्यों, कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। A कितना है, 1 है। यहाँ पे 2 है तो ये देखो स्क्वायर आएगा B का। और E का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम, यानी कि जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है वो किस तरह लिखा जाता है, वो लिखा जाता है जितने भी हमारे इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, जो इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन और उनकी पावर्स, ये पावर कौन सी होंगी, ये कोएफिशिएंट्स होंगे, डिवाइडेड बाय जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। ये हमारा KC है। ये हम पहले जनरली भी देख कर आए हुए हैं, ये स्पेसिफिकली इस एग्जाम्पल के लिए है। अब हम ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे जो हमने इस स्लाइड के अंदर देखी, और बैच रिएक्टर और फ्लो सिस्टम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले ये बताओ कि ये स्लाइड क्लियर है, KC हमारा क्या होता है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, यानी अगर यहाँ पे एक और होता तो एक की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय दूसरे की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय तीसरे की कंसंट्रेशन, और इन तीनों की कंसंट्रेशन की पावर्स क्या होंगी, जो यहाँ पे ये दिए हुए होते हैं, कोएफिशिएंट्स हमें दिए हुए होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 होता तो ये पावर भी यहाँ पे 1 होती। इसी तरह नीचे क्या होते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट है कंसंट्रेशंस का, कौन से, रिएक्टेंट्स की। अगर यहाँ पर एक और होता तो यहाँ पर एक और कंसंट्रेशन आ जाती, और पावर कहाँ से लेते हैं, कोएफिशिएंट से। समझ आया सर? बेसिकली हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो कांस्टेंट है वो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, यही सामने ना। हाँ, कंसंट्रेशन जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके, यानी प्रोडक्ट, और पावर्स कहाँ से आएंगी, एक्सपोनेंट से। इसी तरह नीचे क्या होंगे, कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट होगा, एक कंसंट्रेशन, दूसरी कंसंट्रेशन, तीसरी कंसंट्रेशन, और वो 3 क्या चीजें होंगी, यहाँ के 3 रिएक्टेंट्स होंगे, और जो उनकी पावर्स होंगे वो कौन से होंगे, उनके कोएफिशिएंट्स।
उसके बाद आ जाते हैं अब हम बैच सिस्टम की तरफ। अब ये देखो कि जो हमारी कंसंट्रेशन होती है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब हमारा वॉल्यूम जो है ये बैच सिस्टम है, क्या होता है, कांस्टेंट। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V0 से। तो ये क्या बन जाएगा, CI इज इक्वल टू NI ओवर V0, ये आ गया हमारे पास। ये अब उसके बाद ये जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स प्लस चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। ये देखो ये हम टेबल के अंदर भी करके आए हैं, ये वाला ये क्या है, इनिशियल मोल्स प्लस चेंज इन मोल्स। सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। तो ये हमने यहाँ पे किया है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं किसी भी कंपोनेंट के, वो कैसे फाइंड करते हैं, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स प्लस चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो ए के बारे में हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं अब। तो CA ये क्या होगा, NA ओवर V, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर। वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर में क्या है, V0, तो ये क्या बन जाएगा, NA ओवर V0। और जो NA है ये क्या होगा, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स प्लस चेंज इन मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय V0, ये आ गया। अब ऊपर से NA0 कॉमन ले लो, NA0 कॉमन आ गया, अंदर क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय V0। अब NA0 ओवर V0 ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वह कितने मोल थे और वॉल्यूम कितना था, तो ये क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन इनिशियल आ गई हमारी। उसके बाद हम बात करते हैं B की। B की कंसंट्रेशन क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स प्लस चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। इनिशियली कितना था, 0, तो क्या बन जाएगा, खाली NaX 2NaX, ये क्या है, 0 है। उसके बाद ये देखो कि हमारे पास ये क्या है, 2, ये हमारे पास है न्यू B कहाँ से आया, ये देखो ये रहा न्यू B। क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है B ओवर A। B कितना है, 2, A कितना है, 1, ये देखो B कितना है, 2, A कितना है, 1। तो ये हमारा न्यू B कितना हो गया, 2 और NA0X। तो ये NB कितना है, 0, तो ये क्या बन जाएगा, 2NA0X ओवर V0। और NA0 ओवर V0 ये क्या होता है, CA0, तो क्या बन जाएगा, 2CA0X। तो ये देखो 2CA0X। अब उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि जी ये इक्वेशन कहाँ से आ गई, ये हम पहले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी कहा था कि जो पहले 2 लेक्चर थे उनको अच्छे तरीके से तैयार करो ताकि आपको ये पता चले कि ये इक्वेशंस आ कहाँ से रही हैं। ये पहले टॉपिक के अंदर भी हमने देखी थी ये वाली इक्वेशन, दूसरे में भी देखी, तीसरे में भी देखी और अब चौथे के अंदर भी आ रही है हमारे पास ये। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन A की आ गई ये वाली, और ये क्या आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ B। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B ये इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगी, यहाँ पर XE बन जाएगा, यहाँ पर भी XE बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस के अंदर ये जो हमने कंसंट्रेशन A की निकाली है और कंसंट्रेशन B की निकाली है, इसके अंदर हमारे पास अननोन क्या चीज़ है, CA0 ये अभी अननोन है, ये हम फाइंड करते हैं। CA0 ये कैसे निकलेगा, YA0 इंटू CT0, यानी A की कंसंट्रेशन वो क्या है, A का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल कंसंट्रेशन। और जो टोटल कंसंट्रेशन है ये हमने पिछले टॉपिक में भी देखा था, ये किसके इक्वल होता है, P0 ओवर RT0। अब ये चारों वैल्यूज YA0, P0, R और T0 ये पुट कर दो। YA0 कितना है, 1, शुरू के अंदर सिर्फ और सिर्फ A होगा हमारे पास 100%, तो 1 आ गया। उसके बाद P0 उसने बताया हुआ है कि 2 एटमॉस्फेयर है, R 0.082 इन यूनिट्स के अंदर, T0 340 केल्विन ये भी बताया हुआ है। इसको सॉल्व करो तो हमारे पास CA0 इज इक्वल टू 0.07174 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये हमारा CA0 आ गया। और इक्विलिब्रियम के ऊपर जो हमारी कन्वर्जन होती है वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम कन्वर्जन। अब हम ये CA0
और x की वैल्यू xe ये हम पुट कर देंगे कहाँ पे, इधर और इधर, और फिर इसको यूज कहाँ करेंगे, इधर इस जगह पे, ठीक है। तो ये देखो कि ये हमारे पास के सी इज इक्वल टू सी बी ई स्क्वायर्ड ओवर सी ए ई इज इक्वल टू, ये हमारे पास सी बी क्या था, 2CAE स्क्वायर्ड, ये देखो सी बी की वैल्यू ये निकालेगी 2CAXE बन जाएगा इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो ये 2CA0XE इसका स्क्वायर्ड, ये देखो 2CA0XE इसका क्या आ गया, स्क्वायर्ड आ गया। उसके बाद CAE यानी इक्विलिब्रियम के ऊपर ए की कंसंट्रेशन, वो क्या होगी कि हमारी ये जो CA की कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे क्या होगी, CA0 इंटू 1 माइनस XE बन जाएगा इक्विलिब्रियम के लिए। तो ये हमारे पास हम ये लिख दिया CA0 इंटू 1 माइनस XE। अब इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, CA0 का स्क्वायर CA0 स्क्वायर हो गया, XE का स्क्वायर XE स्क्वायर आ गया, नीचे CA0 इंटू 1 माइनस XE ये आ गया। अब CA स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास CA0 बच जाएगा, ये खत्म हो जाएगा नीचे से, तो ये बन जाएगा 4CA0XE स्क्वायर, तो 4CA0XE स्क्वायर, ये चूंकि हमारे पास खत्म हो गया 1 माइनस XE, तो ये 1 माइनस XE बन गया। अब 4CA0XE स्क्वायर को एक तरफ रखा और 1 माइनस XE को इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो क्या होगा, KC 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस XE से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा KC माइनस KCXE। अब क्या करो कि ये दोनों टर्म्स जो है ये उठा के इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आओ, तो ये बन जाएगा 4CA0XE स्क्वायर प्लस KCXE माइनस KC, ये जो है माइनस ये उधर जाके प्लस बन जाएगा, ये देखो प्लस बन गया, और ये जो प्लस है ये दूसरी जगह जाकर क्या बन जाएगा, माइनस, इज इक्वल टू 0। अब CA0 ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, कितना है 0.07174, ये देखो पिछली स्लाइड के अंदर हमने निकाला था ये, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसको KC कितना था, 0.1 था, तो ये CA0 और KC की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 0.29XE स्क्वायर प्लस 0.1XE माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर लो, दूसरा तरीका क्या है, उन्होंने दूसरी तरह से किया, इसके अंडर रूट लेके ना स्क्वायर रूट लेके सॉल्व, वो ठीक है। देखो आप, मैं आपको कई दफा कहता हूँ कि मैथ का मतलब ये नहीं है कि जो बुक वाले ने कह दिया वही है, जो बुक वाले ने कह दिया वही है ना। आपके पास देखो टेक्निक्स हैं सॉल्व करने की मुख्तलिफ, आप कोई सी भी टेक्निक यूज कर लो, लेकिन सही होनी चाहिए टेक्निक। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ और XE की वैल्यू निकाल लो, ये भी किया जा सकता है। दूसरा क्या तरीका है, ग्राफिकल मेथड, वो क्या है कि आप इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक, इस तरह का क्वाड्रेटिक पैराबोला, वो x एक्सिस को जहां पे कट कर रहा होगा वो XE की वैल्यू होगी, ये भी तरीका है। मैंने कौन सा तरीका यूज किया है, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज नहीं की, मैंने एक्सेल यूज की है। जो बुक वाले ने मेथड इस्तेमाल किया ना, उसने एक सॉफ्टवेयर यूज किया है, पॉलीमैथ के नाम से है सॉफ्टवेयर। बुक वाले ने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक सॉल्वर यूज किया है जिसका नाम पॉलीमैथ है। हम चूंकि वो परचेज नहीं कर सकते, मैं आपको इस इक्वेशन को एक्सेल पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि एक्सेल पे किस तरह सॉल्व होती है। अब मैं एक्सेल शीट आपको दिखा रहा हूँ इसकी, वो आप देख लोगे किस तरह सॉल्व होता है। ये देखो ये 0.44 ये कैसे आया, ये देखो ये वाला जो सेल है ना B1, सेल B1, इसके अंदर मैंने क्या, ओ एक मिनट अभी नजर आती है, ये मैं स्क्रीन, हाँ मैं करवाता हूँ, एक मिनट अभी नजर आ जाता है।
ये देखो, अब नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा ये देखो, ये एक्सेल शीट है हमारी, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया है, इसके अंदर मैंने एक्स ई इसकी वैल्यू लिखनी है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं 0.3 दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करना है, एक्स ई की वैल्यू लिखनी है, और इधर मैं क्या लिखूंगा, इधर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा? जो हमने अभी इक्वेशन डिराइव की थी, ये यहाँ पर मैंने ऊपर फार्मूला बार के अंदर लिखी है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे भी दिखा देगा वो इक्वेशन। ये देखो क्या है, 4CA0 एक्स ई स्क्वायर प्लस 0.1 यानी कि KC एक्स ई और ये KC, ठीक है। ये वही इक्वेशन है जो कि हमने अभी अभी फाइनली ड्राइव की थी, जिसको मैंने कहा था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये वही इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर A1 कौन सा है, ये सेल, इस सेल के अंदर में जो भी वैल्यू लिखूंगा उसका आंसर इधर आ जाएगा। ये देखो, एक मिनट, ये देखो ये आंसर आया हुआ है। अब ये तो है कि मैं यहाँ पर वैल्यू दूंगा और यहाँ पे क्या आएगा, आंसर आएगा। इसका दूसरा तरीका क्या है, हमें ये पता है कि हमारी इक्वेशन किसके इक्वल थी, 0 के। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पर 0 आए तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी। अभी जो हम काम करते हैं ना एक्सेल के अंदर, वो क्या होता है कि यहाँ पे हम कोई वैल्यू देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब हम उलट चाह रहे हैं कि हम 0 आंसर चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या नंबर हो कि ये हमारे पास 0 बन जाए। तो उसके लिए एक्सेल की एक कमांड है जिसे हम कहते हैं गोल सीक। गोल सीक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, GOAL, गोल सीक, ये यूज करते हैं कमांड, ठीक है। तो किस तरह अप्लाई होती है उसको देख लो कि ये हमारा है सेल जिसके अंदर फार्मूला लगा हुआ है, और ये हमारी है जहां पर हम वैल्यू देते हैं। अब हम क्या करते हैं, टूल्स और गोल सीक, इस गोल सीक को मैं क्लिक करता हूं। ये मुझे पूछ रहा है कि फार्मूला सेल कौन सा है, तो मेरा फार्मूला सेल कौन सा है, B1। तो यहां पर मैं कर देता हूं कि मेरा फार्मूला सेल है B1, और वो कहता है कि B1 के अंदर क्या वैल्यू रखना चाह रहे हो, तो मैं कहता हूं कि मैं 0.0 चाह रहा हूं कि यहां पर 0 आए, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि भाई वेरिएबल सेल कौन सा है, किस सेल के अंदर आप वेरी करना चाहते हो। मैं चाहता हूं कि ये सेल वेरी हो, A1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $A$1। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ, ऊपर टैब भी नजर नहीं आ रहा। टैब नजर नहीं आ रहा? सर थोड़ा ये जिसके अंदर सर वो गोल सीक और आप कह रहे हैं वो वाला यार ये असल में मैं यूज कर रहा हूँ लिब्रे ऑफिस, आप यूज कर रहे होगे एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आप एक काम करना कि जो आप एक्सेल का ट्यूटोरियल कोई देख लेना गोल सीक का, ठीक है। एक्सेल के अंदर गोल सीक का कोई ट्यूटोरियल देख लेना यूट्यूब से, आपको पता चल जाएगा। नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, एक्स ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। बहरहाल ये हमारे पास आ गया गोल सीक। मैंने ये कहा कि जो मेरा फार्मूला लगा हुआ है वो B1 के अंदर है, जो टारगेट वैल्यू मैं लाना चाह रहा हूँ यहाँ पे वो 0 है, तो मैंने वेरी करना है इस सेल को A1 को। तो मैं ओके करता हूँ, यस करता हूँ, तो देखो उसने खुद ब खुद कर दिया कि ये अगर यहाँ पे 0 रखना है तो ये आपकी XE जो है ना ये 0.44 होगा, ठीक हो गया। तो इसको यूज करते हुए हमने अपना सॉल्व कर लिया XE। तो अब XE हमारा कितना आ गया, XE जनाब हमारा आ गया, एक मिनट, 0.44। ये देखो XE कितना आ गया, 0.44। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ तो भी आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अब आ जाता है हमारा फ्लो सिस्टम। अच्छा, फ्लो सिस्टम की इक्वेशंस भी हम ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर बार बार पढ़ के आ चुके हैं। तो कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाती है, CA0 इंटू थीटा आई प्लस न्यू आई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स।
अब यहाँ पे अननोन क्या चीज़ें हैं, CA0 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पे अननोन चीज़ है हमारे पास एप्सिलॉन। ठीक है, ये जो थीटा और न्यू है ना, ये तो A के लिए अलग वैल्यू होगी और B के लिए अलग होगी, लेकिन CA0 और न्यू ये सबके लिए सेम होगी। तो ये जो सबके लिए सेम है पहले हम वो निकाल रहे होते हैं असल में। तो CA0 जो सबके लिए सेम है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एप्सिलॉन जो कि सबके लिए सेम है वो हम अब निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन का हम ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं पहले भी। क्या होता है कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन मोल्स, टोटल चेंज इन मोल्स। ठीक है, तो YA0 कितना है, इनिशियली टोटल हमारे पास क्या था, सिर्फ A था तो 1 हो गया। डेल्टा ये हमारे पास क्या है, B ओवर A माइनस 1। B कितना है 2, A कितना है 1, तो 2 ओवर 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, तो डेल्टा कितना हो गया 1। तो हमारे पास एप्सिलॉन इज इक्वल टू YA0 मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन, सॉरी डेल्टा इज इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट क्या है 1, तो एप्सिलॉन की क्या वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ पे हमारे पास 0.0714 होगा और एप्सिलॉन की जगह 1 होगा। तो हमारी जो अब A और B के लिए हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, A के लिए क्या बन जाएगी, CA0 इंटू थीटा फॉर A, हमेशा, जो मैं ये पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था और हम ऑलरेडी थ्योरी में भी ये कवर कर चुके हैं कि जो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है उसके लिए थीटा हमेशा क्या होता है 1, और न्यू क्या होता है -1, तो 1 माइनस एक्स बन गया, और नीचे एप्सिलॉन की वैल्यू 1 थी, तो ये देखो कि यहाँ पर जब 1 होगा 1 इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स, तो ये देखो नीचे आ गया 1 प्लस एक्स। और B के लिए क्या होगा, CA0 थीटा B प्लस न्यू B एक्स ओवर 1 प्लस एप्सिलॉन 1 था x। FB0 इनिशियली फ्लो रेट B का क्या था 0, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ B तो था ही नहीं हमारा, तो ये फ्लो रेट 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई 0। B कितना है 2, A कितना है 1, तो ये बन जाएगा 2x। तो ये देखो CA0 ये आ गया, ये कितना है 2x, ये आ गया नीचे 1 प्लस एक्स, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम किस तरह लिख लेंगे, 2CA0x, ये आ गया 1 प्लस एक्स, ये आ गया, ये हमारा CB आ गया। अब इक्विलिब्रियम के ऊपर x क्या होगा, XE। ठीक है, तो KC की वैल्यू क्या होती है, CBE स्क्वायर्ड ओवर CAE। CBE हमने अभी अभी निकाला, ये देखो CB इक्विलिब्रियम भी क्या होगा 2CA0XE ओवर 1 प्लस XE, तो ये देखो 2CA0XE ओवर 1 प्लस XE, और ये चूंकि स्क्वायर्ड है तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। उसके बाद CAE ये क्या होगा, CA0 इंटू 1 माइनस XE ओवर 1 प्लस XE। ये इक्वेशन कहाँ से आई, ये देखो इधर से, CA0 इंटू 1 माइनस XE ओवर 1 प्लस XE, तो ये देखो ये आ गई हमारे पास। अब इसका स्क्वायर ओपन करो, क्या बन जाएगा 4CA0 का स्क्वायर XE का स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद ये जो हमारे पास है नीचे वाला 1 प्लस XE ये ऊपर चला जाएगा, और ये वाला जो होगा 1 प्लस XE स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा। तो ये 1 प्लस XE जब ऊपर गया तो ये आ गया, ये वाला जो था 1 प्लस XE स्क्वायर ये जब नीचे जाएगा तो ये आ गया, और ये CA इंटू 1 माइनस XE ये आ गया। अब 1 प्लस XE के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा 1 प्लस XE और 1 माइनस XE, और ये जो CA है ये CA0 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4CA0XE स्क्वायर, 4CA0XE स्क्वायर। ये 1 प्लस XE ऑलरेडी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो चुका था, तो नीचे खाली 1 प्लस XE बन जाएगा, ये आ गया, और 1 माइनस XE ये आ गया। अब A प्लस B इंटू A माइनस B क्या बन जाएगा, A स्क्वायर्ड माइनस B स्क्वायर्ड, तो A स्क्वायर्ड माइनस B स्क्वायर्ड बन गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे
फोर सी ए एक्स ई स्क्वायर को एक तरफ लिखेंगे, इस सारे को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो के सी 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स ई स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो के सी माइनस के सी एक्स ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ca एक्स ई स्क्वायर। अब ये जो दोनों टर्म्स है इनको उठा के इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले आओ तो ये बन जाएगा 4ca एक्स ई स्क्वायर, ये आ गया। और ये जो के सी एक्स ई स्क्वायर माइनस था ये दूसरी साइड पे जाके प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन गया। ये जो प्लस था ये दूसरी साइड पे जाकर माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन गया, इज इक्वल टू 0। अब अगेन ये जो हमारे पास CA0 है ये कितना है 0.07174, ये मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो ये बन गया। और 0.1 एक्स ई स्क्वायर ये आ गया और माइनस 0.1 ये आ गया। ये दोनों इनको ऐड कर लो आपस में क्योंकि ये भी एक्स ई स्क्वायर है और ये भी एक्स ई स्क्वायर है। इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो 0.38696 एक्स ई स्क्वायर और ये माइनस 0.1 ये आ गया इज इक्वल टू 0। अब ये इसको सॉल्व करो, ये भी क्वाड्रेटिक है, इसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो एक्स ई की वैल्यू कितने आ जाती है 0.51। मैंने किस तरह किया है, अगेन गोल सीक वाली कमांड यूज करते हुए मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, अगर वो देखनी है कमांड तो मैं बता देता हूँ, मुझे बताओ चेक करवा दूं अभी। हाँ जी ओके, पहले ये फार्मूला एक दफा देख लो। यहाँ पे फार्मूला क्या है 0.38696 एक्स ई स्क्वायर, ये एक टर्म हो गई, माइनस 0.1 दूसरी टर्म हो गई, किसके इक्वल है 0 के। यानी इस इक्वेशन का आंसर क्या आना चाहिए 0। तो ये देखो मैं गोल सीक वाली अब दिखा देता हूं आप लोगों को। ये रहा, हाँ जी हो रही है स्क्रीन शेयर। यस सर, जी सर। अच्छा अब ये देखो कि यहाँ पर मैं कोई सी भी वैल्यू दे देता हूँ अपनी मर्जी से, मिसाल के 0.25 दे दी मैंने, ठीक है। यहाँ पर पहले कोई सी भी वैल्यू दे दी, उसके बाद ये जो है ना हमारा ये हमारा फार्मूला सेल है। ये देखो 0.38696 मल्टीप्लाइड बाई एक्स ई का स्क्वायर माइनस 0.1, ये देखिए वही इक्वेशन मैंने लिख दी, ठीक है। एंटर किया, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि आंसर 0 हो तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखें कि ये आंसर 0 हो जाए। अगेन इस 25 की जगह हम यहाँ पर क्या वैल्यू रखें कि ये आंसर 0 हो जाए। 0 क्यों रखना है, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वेशन की हमारी 0 थी तो इधर 0 लाना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यूज करते हैं गोल सीक की कमांड। ये टूल्स के अंदर गोल सीक के अंदर जो है ना मैंने बता देना है कि जी मेरा जो फार्मूला सेल है वो B2 है और इस B2 की वैल्यू मैं 0.0 करना चाहता हूं। तो मैं अपनी A की क्या वैल्यू रखूंगा, A को मैंने वेरी करना है, क्या वैल्यू रखूं कि ये 0 हो जाए। ओके यस, नहीं किया, एक मिनट जरा दोबारा से। टूल्स गोल सीक B2 के अंदर मैं वैल्यू रखना चाह रहा हूँ 0.0 और वेरिएबल सेल है मेरा A2। ओके यस, ये देखो 0.51 यानी कि 0 लाने के लिए कौन सी वैल्यू चाहिए होगी 0.51। तो यही हमने वहां पर निकाली भी है अपनी वैल्यू, और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी निकाला जा सकता है। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं इस वजह से प्रेफर नहीं कर रहा कि हो सकता कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसा हो जिसके अंदर कोई साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन या टेंजेंट फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में अगर आ जाती है इक्वेशन तो उसको किस तरह सॉल्व करोगे। तो उसके लिए फिर बेहतरीन तरीका गोल सीक की कमांड है या फिर आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आने चाहिए। बुक वाले ने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया है वो कौन सा है, वो है पॉलीमैथ। वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ, बुक के अंदर उसमें बताया हुआ है। बहरहाल ये एक्स ई हमारा कितना आ गया 0.51।
अच्छा, उसके बाद ये हमारा जो है ना तीसरा पार्ट अब शुरू हो रहा है क्वेश्चन का। वो कहता है कि अगर ये जो रेट लॉ है, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस आर ए इज इक्वल टू के ए इंटू सी ए माइनस सी बी स्क्वायर ओवर के सी, ये हमारा माइनस आर ए अगर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है तो बैच और फ्लो सिस्टम के लिए हम इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स कैसे लिख सकते हैं। यहां पर देखो इस इक्वेशन के अंदर कन्वर्जन नहीं दी हुई, यानी कि x इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। इसमें क्या है, कंसंट्रेशंस, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। वो क्या कहता है कि माइनस आर ए एज ए फंक्शन ऑफ x वो हमें चाहिए। तो सी ए और सी बी की वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वही वैल्यूज डायरेक्ट यहां पे पुट कर दो। ये देखो बैच सिस्टम के लिए सी ए, इसकी वैल्यू हमने कहा निकाली थी, ये देखो जरा बैच सिस्टम ये दिया हुआ, ये हमारा बैच सिस्टम था। इसके लिए सी ए की वैल्यू क्या है, सी ए इंटू वन माइनस एक्स, और सी बी क्या था 2a0x। तो ये देखो जरा यहाँ पे, ये देखो सी ए की वैल्यू CA0 इंटू वन माइनस एक्स और CB की 2CA0x, इसका स्क्वायर क्या बन गया 4CA0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, KC एज इट इज आ गया, KA एज इट इज आ गया। ये हमारा बैच सिस्टम के लिए हो गया। उसके बाद फ्लो सिस्टम के लिए भी क्या करना है, CA और CB की जो वैल्यूज हमने निकाली थी, ये देखो ये हमारी CA की वैल्यू और ये हमारी CB की वैल्यू, ये हम इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। तो माइनस आर ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये बैच सिस्टम के लिए इक्वेशन बन गई और ये फ्लो सिस्टम के लिए इक्वेशन बन गई। इन इक्वेशंस को मजीद सिंप्लीफाई नहीं करना, इन इक्वेशंस को यूज करते हुए हमने अब क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ। ठीक है, अब ये देखो कि उसने ये कहा है कि 80% ऑफ इक्विलिब्रियम कन्वर्जन, ये उसने वर्ड यूज किया है 80% ऑफ इक्विलिब्रियम कन्वर्जन। ये मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, ये देखो ये 80% ऑफ इक्विलिब्रियम कन्वर्जन। तो ये देखो 80% ऑफ इक्विलिब्रियम कन्वर्जन का क्या मतलब है, 80% ऑफ इक्विलिब्रियम कन्वर्जन, ये जो 80% था ये आ गया, ऑफ ये आ गया, इक्विलिब्रियम कन्वर्जन ये हमने निकाली थी 0.51। तो ये देखो 0.51, तो ये कितना बन जाएगा 0.4। अब हमने करना क्या है, जो हमारा लेवेंसपिल प्लॉट बनेगा, अभी हम बनाएंगे लेवेंसपिल प्लॉट, किसको यूज करते हुए, इस इक्वेशन को यूज करते हुए लेवेंसपिल प्लॉट बनाएंगे। उस प्लॉट के अंदर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.4 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे कर्व तक और कर्व से फिर y एक्सिस तक। y एक्सिस पे हमारी वैल्यू आ जाएगी कि क्या वैल्यू है माइनस आर ए की। ठीक है, और इसमें ये जो है FA0, इसकी कहानी मैं अब बाद में बताता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और 0.4 के साथ वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये देखो जी 0.4 ये देखो, उसने कहा है कि जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है ना, वो फाइंड करनी है 80% ऑफ इक्विलिब्रियम कन्वर्जन पे। उसने 80% कन्वर्जन नहीं कहा, 80% कन्वर्जन का मतलब होता सिर्फ 0.8। उसने कहा 80% ऑफ इक्विलिब्रियम कन्वर्जन। अब ये देखो कि इक्विलिब्रियम कन्वर्जन कितनी निकाली है हमने अभी अभी, ये देखो कितनी है 0.51। तो 0.51 का 80% अगर हमें चाहिए हो तो क्या होगा, तो ये देखो 0.5 का 80% कितना बनेगा 0.4। ये ऐसे आया है, अब समझ आई है। यस सर। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूं इसका ग्राफ। ठीक है ना, ग्राफ के लिए फिर दोबारा हम एक्सेल शीट के ऊपर जाएंगे।
ये देखो, ये मैंने लिखा हुआ है कि फॉर लेवेंस पिल प्लॉट, ये शेयर होगी है एक्सेल शीट। यस सर। अब देखो यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ है कि यहाँ पर तो मैंने क्या किया था, गोल सी कमांड यूज करते हुए इक्विलिब्रियम कन्वर्जन निकाली थी बैच रिएक्टर के लिए और फ्लो रिएक्टर के लिए। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि लेवेंस पिल प्लॉट के लिए अगली शीट पे चले जाएं। ये हमारी शीट 1 थी, मैं शीट 2 पे चला जाता हूँ। तो ये देखो, ये मेरा दिया हुआ, ये मेरी x की वैल्यूज हैं 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 और चलते 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 मैं कहाँ तक पहुँच गया, ये 1 तक। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, ये इस कॉलम को बेशक छोड़ दो, ये बैच रिएक्टर के लिए, ये वाला बैच रिएक्टर का कॉलम है, इसको अगर नहीं भी देखोगे कोई इशू नहीं। फ्लो रिएक्टर के लिए देखो, फ्लो रिएक्टर के ये हमारे पास ये वाली वैल्यूज कहाँ से आई, वो जो हमने अभी अभी -RA को लिखा था ना एज ए फंक्शन ऑफ x फ्लो रिएक्टर्स के लिए, ये वो है हमारे पास। ठीक हो गया। इसकी अगर मैं इक्वेशन दिखाऊं आपको, तो ये देखो, ये इक्वेशन लिखी हुई पूरी। ठीक है, ये हमारी क्या है, इक्वेशन। ये इक्वेशन हमने अभी अभी डिराइव भी की थी। उसके बाद हमने ये पूरा सेल फिल कर दिया। उसके बाद क्या किया कि x और RF इसका एक ग्राफ बना लिया। कहाँ बना हुआ है, एक्सेल के अंदर। ये देखो, ये रहा, ये देखो लेवेंस पिल प्लॉट, ये 1/-r और ये हमारा क्या है, कन्वर्जन, यानी कि x की वैल्यू ये आ गई और 1/r की ये आ गई। ये हमने ग्राफ बना लिया। ये देखो, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास r है और ये 1/r है, यानी ये वाली जो वैल्यूज है ना, 1 डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू, ये आ जाएगी हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू, ये आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह हमने 1/r फिल कर लिया। अब 1/r का प्लॉट हमने बनाया x के साथ, तो वो ये बन गया। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 0.4 जो है, जो कि हमने अभी निकाला ना, 0.8 इंटू 0.51, वो क्या बना था, 0.4। तो 0.4 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे कर्व तक और कर्व से फिर ड्रॉ करेंगे इधर, तो हमारे पास 1/r निकल आएगा। किसके ऊपर, 0.4 पे। उसको हम इस शीट से भी निकाल सकते हैं। ये देखो, x कितना है, 0.4, तो ये देखो, ये आ गया 0.4, ये 0.4। 0.4 पर 1/RA कितना है, 143, ये वैल्यू गिवन है हमें। ठीक है, तो ये हमने जनाब जो है ना अपना कर्व के ज़रिए और एक्सेल के ज़रिए भी निकाल लिया। ये देखो, वो जो हमारी थी ना, मैंने अभी अभी एक्सेल शीट दिखाई है, उस एक्सेल शीट के अंदर हमने किया क्या था कि ये वाली इक्वेशन हमने यूज़ की थी, ये जो सेकंड इक्वेशन है -RA, ये यहाँ पे हमने क्या किया, x की जगह पहले 0.00 रखा, RA की कोई वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद 0.01 रखा x की जगह, तो RA की एक और वैल्यू आ जाएगी, फिर 0.02, फिर RA 0.03, RA, इस तरह करते करते x हमने कहाँ तक ले गए थे, 1 तक, और फिर हमने दिखाया था कि RA की क्या वैल्यू है। तो ये देखो ज़रा, ये मैंने दिखाया हुआ यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट। क्या किया कि x की 0.0, 0.01, 0.02, 0.03 करते 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 ये 1 तक लेकर जानी है वैल्यूज़। अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, कहाँ पे, इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये वाला, ये अब लेवल स्क्रीन शो, एक मिनट यार, ये शो की थी, दोबारा बंद हो गई है, दोबारा दिखा रहा हूं मैं। ये देखो, अब हो गई शेयर। स्क्रीन शेयर हो गई। ओके, अब ये देखो x की वैल्यू 0.00, ये मैं कहाँ पे पुट करूंगा,
ये मैं पुट करूंगा इस इक्वेशन के अंदर, और जो आर ए आएगा मेरे पास आंसर वो ये आ गया। उसके बाद x की वैल्यू 0.01 कहां पे पुट करूंगा, इस इक्वेशन के अंदर, आंसर आएगा माइनस आर ए, वो ये आ गया। उसके बाद 0.02 पुट करूंगा, ये आ गया। 0.03 पुट करूंगा, ये आ गया। इस तरह करते हुए पूरा हमने कॉलम फिल कर लिया। फिर इसका रेसिप्रोकल ले लो, वो इस कॉलम के अंदर आ जाएगा। ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, x का, और ये जो रेसिप्रोकल वाला कॉलम था उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाता है। ठीक हो गया। अब ये देखो कि यहां पर ये जो हमारी इक्वेशन थी सी ए की जीरो भी हमें पता है 0.07174 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। ये देखो सी ए जीरो ये निकाला हुआ, ये सी ए जीरो 0.07174, तो वो हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर 0.07174। के सी कितना है 0.1, के ए कितना है 0.5, x की वैल्यू 0.0, 0.01, 0.03, 0.04 करते करते 1 तक जाना है हमने, और आर ए की मल्टीपल वैल्यूज निकाल लेनी है, और उसके बाद हमने ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, लेविन-स्पिल प्लॉट अपना बना लेना है। अब जो 80% इक्विलिब्रियम कन्वर्जन का है वो 0.4 है। ठीक है, अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा FA0 है यानी कि मोलर फ्लो रेट है ए का, वो हमने खुद एज्यूम कर लिया 3। अब एक बात याद रखना कि अगर एग्जाम के अंदर आपको फ्लो रेट नहीं दिया हुआ, जैसे इसने इस एग्जाम्पल के अंदर नहीं दिया हुआ, तो उसने खुद ही सपोज कर लिया कि 3 है। तो एग्जाम के अंदर अगर फ्लो रेट नहीं दिया हुआ, आप अपनी मर्जी से 1 रख लो, बेशक 2 रख लो, बेशक 100 रख लो, जो आपका दिल चाहे आप यहाँ पे रख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। बुक वाले ने चूंकि 3 यूज किया तो मैंने भी 3 यूज कर लिया है यहाँ पे। तो अब 3 हम यूज करेंगे, और उसके बाद हमारे पास ये माइनस आर ए जो कि 0.007 आता है 0.4 के साथ, तो ये हम इस वॉल्यूम वाली इक्वेशन के अंदर यूज करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर, ये हम पहले ऑलरेडी दूसरे चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हुए हैं कि वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर CSTR का क्या होता है, FA0x ओवर माइनस आर ए। FA0 ये कितना है 3, x कितना है 0.4, कैसे आया 0.8 इंटू 0.51, और माइनस आर ए ये कहां से आया, ये हमने इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करके निकाला था, ये 0.007, तो 0.007, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाता है 171 क्यूबिक डेसीमीटर, यानी कि 171 लीटर। ये आपका वॉल्यूम आ जाता है रिएक्टर का, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर, सिंपल। उसके बाद ये जो मैंने काम एक्सेल पे किया था, यही काम मैंने प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए कर लिया पाइथन को। ठीक है, के ए की वैल्यू 0.55 और के सी की वैल्यू 0.1, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.07174। उसके बाद ये एक्स की मैंने 1000 वैल्यूज जनरेट करवाई। उसके बाद इन एक्स की वैल्यूज के ऊपर आर ए कैलकुलेट कर लिया और 1 ओवर आर ए निकाल लिया। इस x का और 1 ओवर आर ए का मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो ये आ गया मेरे पास, देख लो वही ग्राफ। अब यहाँ से 0.4 से जाओ इधर और इधर से आ जाओ इधर, तो आपके पास 1 ओवर आर ए निकल आएगा। उस 1 ओवर आर ए को आप यूज करो F वाली के अंदर, F कौन सा है वाला, F कह रहा हूँ, वॉल्यूम वाली इक्वेशन के अंदर, ये इधर, तो आपके पास वॉल्यूम निकल आएगा। सिंपल, क्लियर है सर? अगर हम आपसे सॉल्व करें तो ये सर 0.4 पे चेक करेंगे या सर 0.1, 0.2, 0.3 सब पे? देखो आपका जो वॉल्यूम निकालना है ना, जो वॉल्यूम आपने निकालना है वो आपने निकालना है 0.4 पे, ठीक है। लेकिन जब ग्राफ बनाना है तो फिर 0.0, 0.01, 0.02, 0.03 करते हुए जाना है, ठीक है। ये जो मैंने ये काम किया था ना कि यहाँ पर 0.0 और फिर 0.01, 0.02 यूज किए थे, वो किस वजह से यूज किए थे, ग्राफ बनाने के लिए। लेकिन जब आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, उसने कहा है कि वॉल्यूम फाइंड करना है 80% ऑफ इक्विलिब्रियम कन्वर्जन के लिए, तो वॉल्यूम के अंदर आप जो है ना ये 0.4 ही यूज करोगे, सिंगल वैल्यू। क्लियर है?
यस सर। और कोई चीज? ओके, अब करना यह है कि आपका जो मिड टर्म है उसके लिए ये चारों चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। ठीक हो गया?